Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, अब जितनी तैयारी हो गई है ना, अब जो है वो तैयारी को रोक दो। अब जो है आपके सोने का टाइम है, सोना है, रात जागनी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपका पेपर पीएम में है, तो आपके पास काफी टाइम है। आप सुबह उठ के आराम से रिवीजन कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको करना है आप सुबह उठ के कर लो। लेकिन ये है कि अभी जो है ना आपको सोना है, अपनी नींद पूरी करनी है, ताकि कि सुबह जो है ना वो आप फ्रेश उठो। अगर आप अभी जागोगे तो फिर आपको सुबह नींद आती रहेगी, पेपर का जो है ना वो कबाड़ा हो जाएगा बिल्कुल। तो बस अब ये है कि आप जो है जितनी आपने प्रैक्टिस कर ली, जितना रिवीजन कर लिया, बस अब छोड़ दो और सो जाओ, सुकून करो थोड़ा, ताकि ये कि कल आप फ्रेश उठो बिल्कुल, और कल जो है फिर अपना जो है वो रिवीजन कर लो, नोट्स देख लो, जो आपको करना है वो आप कल कर लो। मैं अभी फिलहाल तुम लोग के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में ना दो तीन चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री डिस्कस करेंगे, एक हम लोग जो है वो कर्व स्केचिंग डिस्कस करेंगे, और फिर एसिम्पटोट्स जो है ना डिस्कस करने हैं हमें। ये तीन टॉपिक्स जो है ना, ये इनको हमने ज्यादा टच किया नहीं है, और ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है कि नहीं है। देखो अभी जाहिर सी बात है, तुम लोग जो है वो मोबाइल अपना यूज कर रहे हो बार बार, अब उसमें जो है ना डिफरेंट चीजें आ रही हैं। होता ये है कि जब हम नॉर्मली पढ़ाते हैं तो हम ओ लेवल्स और आईजीसीएसई को साथ साथ पढ़ाते हैं, तो काफी सारी चीजें आईजीसीएसई में है जो ओ लेवल्स में नहीं है, काफी सारी तो नहीं है, लेकिन ये है कि 10% 5% अभी भी उनके पास जो है ना वो चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है, सर वो उधर है या इधर है, वो हमारे पास है कि नहीं है, उसका तो सवाल आया था। तो इस तरह जो है ना वो चीजें और कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, आपका दिमाग जो है ना वो और खराब हो रहा है। तो बेहतर है कि आप जो है ना बस अब जितनी आपकी तैयारी हो गई है, बस अब आप उसको अच्छी तरीके से जो है ना वो रिवाइज करते रहो। कोई नई कॉन्सेप्ट, को नई चीज जो है ना वो आपको अभी सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस अब जो है ना रिवीजन का टाइम है। बस अब जो भी कर रहे हो ना बस वो रिवीजन करते रहो, और जो है वो अपनी चीजों को रिकॉल करते रहो। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये तुम सुबह उठ के देख लेना। ठीक है, इसको सिर्फ देखना है, इसमें सिर्फ रट्टा मारना है हमें, और कोई चीज है नहीं। ठीक है ना, बड़ी आसान सी चीजें ये तुम्हें समझ में आ जाएंगी। इसमें पहली चीज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना वो है प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। अच्छा, प्लेन्स ऑफ सिमेट्री जो है ना ये एक नंबर का आता है बस। ठीक है ना, इसमें वो आपसे ये बोलता है कि आपको कोई थ्री डी ऑब्जेक्ट देगा और बोलेगा बताओ इसमें कितने प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है। ठीक है। अच्छा, समटाइम्स ये क्वेश्चन जो है ना वो डिफरेंट टॉपिक्स के साथ भी वो जो है वो मर्ज कर देता है। ठीक है ना, लेकिन वो अभी चूंकि ये नया है तो इसलिए जो है ना इसके इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन, इतनी एग्जाम्पल्स इसकी है नहीं। लेकिन ये है कि बस एक थोड़ा सा जो है ना रट्टा मार लो मेरे साथ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री का। मेरे पास जो है वो मैंने कुछ तो नोट डाउन किए हुए। अच्छा, एक चीज याद रखो कि जो चीज सर्कुलर है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास सिलेंडर है, स्फेयर है, हमारे पास कोन है, तो इनके जो है ना वो इनफाइनाइट प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है, मतलब इनको आप इनफाइनाइट तरीकों से काट सकते हो। प्लेन्स ऑफ सिमेट्री बेसिकली जैसे कि 2D शेप में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना, इसी तरह प्लेन्स ऑफ सिमेट्री जो है ना वो 3D शेप में होती है। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी लाइन जो आपके ऑब्जेक्ट को दो आइडेंटिकल हाफ्स में जो है कट कर दे। प्लेन ऑफ सिमेट्री की भी डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसी ऐसा प्लेन जो आपके 3D ऑब्जेक्ट को दो आइडेंटिकल हाफ्स में ब्रेक कर दे, वो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब कहीं एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, कहीं दो होते हैं, कहीं तीन होते हैं, कहीं इनफाइनाइट होते हैं। तो तुम्हें पहली चीज तो ये याद रखनी है कि जो सर्कुलर चीजें हैं जिनमें कर्व सरफेस एरिया आ रहा है, ठीक है ना, उनका जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो हमारे पास इनफाइनाइट है। जैसे स्फेयर हो गया, हमारे पास जो है वो कोन हो गई, हमारे पास सिलेंडर हो गया। ठीक है ना, तो और स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, तो इसके जो हमारे पास प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है ना ये इनफाइनाइट है। सही है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं क्यूब की। क्यूब के पास जो है ना वो 9 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है। सही है। क्यूबॉइड की बात करूं तो क्यूबॉइड में 3 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है, तुम्हें नजर भी आ रहे हैं सामने, लेकिन मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। मैं बस अभी तुमसे ये कह रहा हूँ कि यार टाइम कम है, बस अभी जो है ना वो चीजों को याद कर लो, थोड़ा बहुत याद भी कर लेना चाहिए। तो क्यूब की 9 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, क्यूबॉइड के 3 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, अब फिर आता है पिरामिड। ठीक है, अब पिरामिड आपको पता है बेस के हिसाब से उसका नाम होता है। अगर मैं कहूँ कि स्क्वायर बेस पिरामिड है तो इसका मतलब है कि उसके 4 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि स्क्वायर के स्क्वायर की चार जो है वो लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर बेस पिरामिड के 4 लाइन वो है प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। अगर आपके पास ऐसा पिरामिड है जो स्क्वायर बेस्ड है, तो स्क्वायर में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती है ना, इसका मतलब है वहां भी 2 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होंगे। तो बेस जो है ना वो आपको काफी हद तक इन्फॉर्म जो है वो कर देती है कि भाई कितने प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होंगे। तो पहले हमने क्यूब के याद कर लिए 9 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, फिर हमने क्यूबॉइड के याद कर लिए 3 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, फिर हमने स्क्वायर बेस पिरामिड के देखे 4 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री थे। अगर रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड होगा तो उसके 2 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होंगे। जो चीजें सर्कुलर होती हैं जिसमें कर्व सरफेस एरिया आता है उनके इनफाइनाइट प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हो गए। अगर हमारे पास एक ट्राइंगुलर बेस पिरामिड है, लेकिन वो जो ट्राइंगल है बेस पे वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल
कि 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ भी 3 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होंगे। ठीक है? तो बेस जो है ना वो आपको जो है बताती है कि भाई कितने प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होने वाले हैं। थोड़ा बेस पे गौर कर लेना, तुम्हें जो है वो समझ में आ जाएगा कि कितने प्लेन्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, एक छोटा-सा जो है वो और रट्टा मारना है कि रेगुलर अगर हेक्सागोनल प्रिज़्म है, रेगुलर है, तो रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज़्म मतलब उसमें 6 साइड्स हैं। ठीक है? तो उसमें 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। ठीक है ना? लेकिन इसमें प्लेन्स जो है ना वो 6 प्लस 1 होंगे, मतलब 7 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होंगे। ठीक है? 7 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होंगे, क्योंकि हम उसको बीच से भी काट सकते हैं। अगर रेगुलर हेक्टागोनल हेप्टागोनल प्रिज्म है तो उसके 8 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होंगे। 7 तो साइड्स के हो गए और एक बीच का हो गया। और इसी तरह अगर आपके पास जो है वो रेगुलर ऑक्टागोनल प्रिज्म है तो उसमें हमारे पास जो है वो 9 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हो गए, क्योंकि 8 तो उसकी साइड्स के हिसाब से हो गया और एक जो है वो उसके सेंटर से हो गया। तो ये थोड़ा सा जो है ना रट्टा भी हो गया। अब इसको तुम अच्छी तरीके से एक बार देख भी लेना। क्यूब में 9 हो गए, क्यूबॉइड में 3 हो गए, स्क्वायर बेस पिरामिड में 4 प्लेन्स हो गए, और रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड में 2 प्लेन्स हो गए, और ट्रायंगुलर अगर वो है बेस पिरामिड और ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल है, तो इसका मतलब है कि उसमें 3 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हो गए। इसी तरह रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म में 7 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हो गए, रेगुलर हेप्टागोनल प्रिज्म में 8 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हो गए, और रेगुलर ऑक्टागोनल प्रिज्म में 9 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होगा, और इसी तरह जो है वो सो ऑन चलता रहेगा, हमेशा साइड्स में एक-एक ऐड होता रहेगा। ठीक है? तो ये तो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री का रट्टा हो गया। अब थोड़ा-सा जो है वो कर्व स्केचिंग पे बात कर लेते हैं। कर्व स्केचिंग क्या चीज़ है? देखो, जब आपको ग्राफ ऑफ फंक्शंस पढ़ाया गया था तो पहली क्लास में आपको यही बताया गया था कि आपको हर जो आपके पास हर फंक्शन है, जो आपके 5 फंक्शंस हैं, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, रेसिप्रोकल है, एक्स्पोनेंशियल है, इसके शेप्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसके शेप्स जो है ना वो पेपर 1 में पूछता है। ठीक है ना? इससे पहले ये होता था कि वो आपको शेप बना हुआ देता था और आपसे पूछता था कि भई ये बताओ कि ये कौन-सा ग्राफ है। ठीक है? एक्स्पोनेंशियल है, रेसिप्रोकल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या लीनियर है। लेकिन अब वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें चेंज कर रहा है, अब वो आपसे स्केच भी करवा रहा है। तो लीनियर भी स्केच करने के लिए आता है, क्वाड्रेटिक भी स्केच करने के लिए आता है, और देयर इज़ अ चांस कि क्यूबिक और रेसिप्रोकल और एक्स्पोनेंशियल भी वो आपसे स्केच करवा ले, क्योंकि आईजीसीएसई के पेपर में आपने क्वेश्चंस देखे हैं इस तरह के। तो कोई उम्मीद नहीं है कि हो सकता है आपके पेपर में भी स्केचिंग का कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है? देखो, लीनियर की स्केचिंग तो आपको आती है, आप राइज अपॉन रन और वाई इंटरसेप्ट के कॉन्सेप्ट से कर लेते हो। क्वाड्रेटिक की स्केचिंग भी आपने स्टार्ट कर दिया, आपको वो टर्निंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ गया, वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट आप निकालते हो, उसके बाद आप स्केच करते हो, कप अप कब बनता है, कप अप जो है कप डाउन कब बनता है, ये आपको चीजें समझ में आने लग गई हैं। अब थोड़ा सा जो है ना वो क्यूबिक को भी देख लेते हैं कि क्यूबिक को स्केच करने के लिए क्या है। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, उसमें मैंने लिखा है y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है? ये क्यूबिक इक्वेशन है। जब मैं तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब आएगा। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब मुझे याद है कि क्यूबिक इक्वेशन में ग्राफ कैसा होता है, जैसे अलिफ के ऊपर मद होता है उस तरह होता है। और अब क्या करना है, मुझे उसको स्केच करना है, उसने कहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट निकालने पड़ेंगे। जब मैं एक्स इंटरसेप्ट निकालूंगा तो वाई को जीरो रखना पड़ेगा। जब वाई को यहाँ जीरो रखूंगा तो बारी बारी तीनों ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। तो पहले एक्स माइनस वन को जीरो करूंगा तो एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी। जब x प्लस टू को जीरो करूंगा तो x की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी। जब x माइनस थ्री को जीरो करूंगा तो x की वैल्यू थ्री आ जाएगी। तो मेरे पास तीन x इंटरसेप्ट आ गए, x इज इक्वल्स टू वन, x इज इक्वल्स टू माइनस टू और x इज इक्वल्स टू थ्री। अब मैं एक y इंटरसेप्ट भी निकाल लेता हूँ। y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, x की जगह पे जीरो रखना पड़ेगा। जब यहाँ जीरो रखूंगा, जीरो माइनस वन हो जाएगा। इधर जीरो प्लस टू टू हो जाएगा, और इधर रखूंगा तो माइनस थ्री हो जाएगा। तो माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू हो जाएगा माइनस सिक्स, और माइनस सिक्स को जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस सिक्स हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो है वो एक वाई इंटरसेप्ट आ गया, और ये जो है ना मेरे पास तीन एक्स इंटरसेप्ट आ गया। तो अब मेरे पास चार जो है वो पॉइंट्स आ चुके हैं। तो अब मैं इन चार पॉइंट्स को रखूंगा और प्लॉट करूंगा अपना क्यूबिक ग्राफ। ठीक है? स्केच करूंगा। यहाँ मैंने कोई टेबल नहीं बनाया, यहाँ मैंने कोई वैल्यूज नहीं ली, मैं सिर्फ अपनी वैल्यूज को एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की मदद से जो है ना स्केचिंग कर रहा हूँ। अब मैंने वन भी मार्क कर लिया, मैंने थ्री भी मार्क कर लिया, मैंने माइनस टू भी मार्क कर लिया, और मैंने सिक्स भी मार्क कर लिया। ठीक है? अब मुझे ये देखना है कि ये है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू होगा, ऊपर आया, फिर यहाँ ये था वाई इंटरसेप्ट सिक्स, यहाँ से गुजर के मैं माइनस टू से नीचे आ गया। अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें जो है ना उसको ऐसा बनाना है कि वो थोड़ा सा अच्छा लगे। अब ये देखो, वन और टू के बीच से मैंने टर्न किया है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ से आया, थ्री से गुजरा, और फिर मैंने देखा कि यार यहाँ से मुड़ना चाहिए ताकि वन से गुजरूं तो अच्छा सा एक जो है ना कर्व बने। उसके बाद मैं यहाँ सिक्स पे आया और फिर ये नीचे चला गया। तो ये मेरे पास जो है वो एक क्यूबिक ग्राफ जो है, क्यूबिक फंक्शन जो है ना वो स्केच हो गया। तुम्हें भी इस तरह की स्केचिंग जो है ना बस अब करनी है, अगर पेपर में आती है तो
वैसे हमने इतना इस पे काम नहीं किया, लेकिन ये है कि हमने इसको प्लॉट किया तरीके से कोऑर्डिनेट्स के साथ, हमने बॉक्सेस बना के, तो स्केचिंग में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब एक और एग्जांपल है मेरे पास, ये भी आईजीसीएसई के पेपर की थी मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये टॉपिक नया है तो हमारे पास जो है वो इस तरह के एग्जांपल्स नहीं है। लेकिन ये कि आईजीसीएसई में इसकी काफी एग्जांपल्स हैं। उसने कहा था y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन और x माइनस थ्री होल स्क्वायर। अगेन, आपको जो है आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कौन सा फंक्शन है, ठीक है। यहाँ से x आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, जब मैं आइडेंटिटी ओपन करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी जो है ना मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक फंक्शन है जो मुझे प्लॉट करना है। उसी तरह मैंने जो है वो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाले। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि जो जब मैंने y को जीरो रखा एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए, तो एक्स इंटरसेप्ट मेरे पास दो आए। एक मेरे पास आया -1 और एक मेरे पास आया 3, ठीक है ना। तो अब दो एक्स इंटरसेप्ट आए, यहाँ तीन आए थे। तो अब मैंने क्या करना है, जब दो इंटरसेप्ट आएंगे तो इसका मतलब है कि अब मुझे थ्री को ही दो बार टच, मतलब थ्री को टच करके ऊपर चले जाना है, नीचे नहीं आना है, क्योंकि अगर नीचे आऊंगा तो फिर ऊपर दोबारा आना पड़ेगा। तो अब मेरे पास चूंकि एक्स इंटरसेप्ट यहाँ एक ही है, तो मैं यहाँ से आया और इसको मैं टच करके चला गया, मतलब टेंजेंट की तरह मैं इसको गुजार दिया मैंने। यहाँ से मैं नीचे इसलिए नहीं गया क्योंकि फिर ऊपर आता तो एक और एक्स इंटरसेप्ट चाहिए होता, जो मेरे पास था ही नहीं। तो मेरे पास एक ही एक्स इंटरसेप्ट था, 3। तो मैंने यही किया कि यहाँ से ग्राफ को जो है ना मैं लेके आया, 3 पे मैंने टच किया और यहाँ से मैं ऊपर चला गया। चूंकि एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो वही यहाँ भी पॉजिटिव है एक्स क्यूब, तो इसका मतलब है कि मेरा ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगा और मेरा ग्राफ जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में एंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट होकर थर्ड क्वाड्रेंट पे एंड हो रहा था, तो इसी तरह यहाँ भी शेप आएगा। बस यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ जो है मेरे पास तीन एक्स इंटरसेप्ट थे, यहाँ मेरे पास दो आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, अब चूंकि मेरे पास दो हैं तो मैं यहाँ से नीचे जाके ऊपर तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास। तो जब एक वैल्यू होगी तो मैं फिर इसी को टच करके ऊपर की तरफ चला जाऊंगा, ताकि मेरी वेव पूरी कंप्लीट हो जाए। ये वाई इंटरसेप्ट आ गया। वाई इंटरसेप्ट कैसे आया था, एक्स की जगह पे जब जीरो रखेंगे तो 9 आ जाएगा, और फिर यहाँ से मैं नीचे आ गया, ये -1 मेरा एक्स इंटरसेप्ट आ गया। तो क्यूबिक की स्केचिंग भी जो है ना वो सुबह उठ के थोड़ा सा जो है ना ये इस तरह देख लेना, वीडियोस देख लेना, ये वाली वीडियो देख लेना, तो मैं अच्छा खासा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बाकी तुम प्रैक्टिस कर चुके हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास बार बार आया था कि सर ये स्केच कैसे करना है। तो वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट है ना, तो ये थोड़ी स्केचिंग तुम्हें समझ में आ जाएगी। सही है। क्वाड्रेटिक की स्केचिंग पे तो हमने बहुत बात की है, हमें पता है टर्निंग पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम, वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट किस तरह का शेप बनता है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, तो वो तो तुम्हें आता है अच्छी तरीके से। बस ये है कि थोड़ा सा जो है ना वो क्यूबिक को भी जो है ना वो स्केच करना सीख लो। क्यूबिक के अलावा भी स्केचिंग आ सकती है, लेकिन वहां जो है ना वो एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट जो है ना वो देना शुरू हो गया है। रेसिप्रोकल और जो एक्सपोनेंशियल हमारे पास फंक्शंस दो रह गए ना, उसमें हमारे पास एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। एसिम्प्टोट के लिए मेरे पास कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, वो मैं तुम्हें जो है पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। ये मुझे रूल्स मिले थे, मैंने जो है वो नोट कर लिए, अब मैं तुम लोग के साथ भी शेयर कर देता हूँ। बस इन रूल्स को अच्छी तरीके से समझ लो, तुम्हें एसिम्प्टोट समझ में आ जाएगी। हमारे पास जो है वो स्केचिंग लीनियर की आ रही है, क्वाड्रेटिक की आ रही है, क्यूबिक की भी आ रही है, लेकिन यह है कि रेसिप्रोकल और एक्सपोनेंशियल में स्केचिंग की जगह पे जो है ना वो एसिम्प्टोट दे देता है। वो कहता है एसिम्प्टोट की इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो फिलहाल जो है ना वो हम एसिम्प्टोट पे बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें चूंकि उनका शेप याद है, रेसिप्रोकल का कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल का कैसा होता है, तो वहां भी जो है ना खाली मत छोड़ के आना, कुछ ना कुछ शेप जरूर बना लेना। अच्छा, अब एसिम्प्टोट्स पे बात कर लेते हैं। एसिम्प्टोट्स हैं क्या हमारे पास, बेसिकली ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि आपके कर्व के साथ साथ चलती हैं, उसको टच नहीं करती, ठीक है। आपका कर्व जो है ना वो एसिम्प्टोट्स के करीब करीब जाता हुआ नजर आता है, लेकिन वो उसको टच नहीं करता। मतलब इस तरह समझ लो कि आपका जो एसिम्प्टोट है ना वो एक तरह से बाउंड्री की तरह होती है, वो आपके कर्व को जो है ना वो प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसके साथ साथ चल रही होती है। अब होता ये है कि हमारे पास एसिम्प्टोट जो है ना वो दो तरह के फंक्शंस में पूछी जाती है, ठीक है। एक तो हमारे पास पूछी जाती है रेसिप्रोकल फंक्शन में, ठीक है। रेसिप्रोकल फंक्शन तुम्हें याद होगा, रेसिप्रोकल फंक्शन हमारे पास इस तरह होता था कि एक इस साइड पे बनता था यूं करके, ठीक है, और एक जो है वो इस तरह बनता था, ये रेसिप्रोकल वाला था, ठीक है। और एक हमारे पास जो है ना वो एक्सपोनेंशियल में बनती है। एक्सपोनेंशियल को हमने टिक से याद किया था ना, एक्सपोनेंशियल का हमने टिक से याद किया था, वो इस तरह जाता था यूं, वाई एक्सिस के बाद जो है ना वो इस तरह ऊपर की तरफ हो जाता था। तो एसिम्प्टोट्स जो है ना वो हमारे पास दो तरह के फंक्शंस में पूछते हैं, एक्सपोनेंशियल में और रेसिप्रोकल में। दोनों के कुछ रूल्स हैं, वो उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अच्छा, अब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में मौजूद हो। तो इसकी जो जनरल फॉर्म हमने देखी थी, हमने इस तरह देखा था कि वो y इज इक्वल्स टू ए, कोई भी नंबर है, कोई भी कांस्टेंट है, ए की पावर x देखा था हमने, ठीक है ना। इसमें x देखो, जो आपका वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में है, तो ये जो है हमारे पास एक जनरल फॉर्म हो गई थी। अब इस जनरल फॉर्म में ना यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड होता है, ठीक है।
वही कांस्टेंट जो है ना वो आपकी एसिम्प्टोट की इक्वेशन होती है। हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है हमारे पास, सॉरी, उसमें सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होती है, वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं होती। ठीक है, हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं है। और वो कहाँ से पता चलेगी? वो जो कांस्टेंट ऐड हो रहा है ना आपके फंक्शन में, वो आपको बताएगा कि इसकी एसिम्प्टोट है क्या। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 0, तो इसका मतलब है यहाँ प्लस 0 हो रहा है ना, तो इसका मतलब है इसकी जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है वो y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, एक और हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो कह रहा है y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 3। एग्जाम्पल देखते हैं, इधर भी हमारे पास जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, वो कह रहा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब देखो 2x तो हमारे पास बेस है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें कितना ऐड हो रहा है? 3 ऐड हो रहा है, तो इसकी जिसकी जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो गई वो हो गई y इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अब जैसे ये यहाँ -3 हो रहा है, तो इसका मतलब है इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जो है वो y इज इक्वल टू -3 है। तो बस तुम्हें ये याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा है जिसमें वेरिएबल आपको पावर में नजर आ रही होगी, उसमें जो भी कांस्टेंट ऐड हो रहा है, ऐड होने की बात हो रही है, ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात हो रही है, मल्टीप्लाई की बात नहीं हो रही। ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी कांस्टेंट हो रहा है वो उसके एसिम्प्टोट की, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ भी मैंने यही बात लिखी है, इसमें सिर्फ एक ही एसिम्प्टोट है हॉरिजॉन्टल, तो इसीलिए आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन लिखी है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो y एक्सिस को कट करती है, इसीलिए ये y से शुरू होती है, और y इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ दूसरे वाले पे जो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल में हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी है और हमारे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट भी है, दोनों एसिम्प्टोट्स हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी है, वर्टिकल एसिम्प्टोट भी है। अच्छा, अब यहाँ देखो, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल एसिम्प्टोट जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट थी वो एक्स एक्सिस थी, इसीलिए उसकी इक्वेशन, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वाई इज इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, अब इसका रूल क्या है? रेसिप्रोकल का रूल क्या है? रेसिप्रोकल में दो दो एसिम्प्टोट्स हैं, हॉरिजॉन्टल भी हैं, वर्टिकल भी हैं। हॉरिजॉन्टल का रूल तो वही है, हॉरिजॉन्टल का रूल तो वही है। अब इसमें देखो, ये हमारे पास जब हमने याद किया था इसको, हमने इस तरह याद किया था। हमने कहा था कि यार हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल है, तो हमारा वेरिएबल जो है, सॉरी, वो रेसिप्रोकल है, तो हमारा वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आया हुआ होगा। तो ये हमने इस तरह याद किया था। तो अब रूल अभी भी वही है। ये हमारे पास जो है वो बेसिक जो है वो फंक्शन है, इसमें जो भी चीज ऐड हो रही होगी वही जो है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगी। सही है। अब मेरे पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। पहले मैंने देखा x जो है वो रेसिप्रोकल है, मतलब x जो है वो डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब है ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। रेसिप्रोकल फंक्शन में दो एसिम्प्टोट्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो मैंने देखा भाई कुछ ऐड हो रहा है, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि भाई इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जो है वो y इज इक्वल टू 0 है, मतलब x एक्सिस है। और वो वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए तुम क्या करोगे? डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर दोगे। ठीक है। हॉरिजॉन्टल के लिए तो वही वाला रूल था कि कौन सा कांस्टेंट ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वही तुम्हारी जो है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी। लेकिन वर्टिकल के लिए यहाँ क्या करना है? जो भी डिनोमिनेटर है उसको इक्वल टू 0 कर दोगे, तो तुम्हारी वर्टिकल एसिम्प्टोट भी तुम्हें पता चल जाएगी कि उसकी इक्वेशन भी क्या है। तो अभी यहाँ पे x था, तो मैंने x इज इक्वल टू 0 कर दिया। यहाँ पे देखो +2 ऐड हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो गई, और ये होती है y इज इक्वल टू 2। तो तुमने फौरन से फटक इधर जो है वो लिख दिया y इज इक्वल टू 2, इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो गई। और अब डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर दोगे, जब x माइनस 3 को इक्वल टू 0 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि इसकी जो वर्टिकल एसिम्प्टोट है वो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगी। तो बस यही रूल है, सिंपल सा। ठीक है, इससे ज़्यादा ये डिटेल में है भी नहीं हमारे पास, इसकी एग्जांपल्स हमारे पास नहीं है। आईजीसीएसई में तुम्हें इसकी एग्जांपल्स मिलेंगी, लेकिन रूल याद रखो, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके बेसिक फंक्शन में क्या चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, कौन सा जो मतलब कांस्टेंट है वो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा वो y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट की फॉर्म में आपकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ जाएगी एक्सपोनेंशियल में। रेसिप्रोकल में दो एसिम्प्टोट्स हैं, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है। हॉरिजॉन्टल के लिए वही चीज देखोगे, बेस फंक्शन में क्या चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है। और वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए आप अपने डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर दोगे, तो वहां से आपको वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें थी जो कि बार बार जो है वो मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा इनको एड्रेस कर दूं। अभी तुम जब सुबह उठोगे इंशाल्लाह इस वीडियो को देख लेना, फिर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे फिर व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ठीक है, या वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग और ऐड कर दूंगा। बस अभी तक अभी इतनी चीज़ें रखो। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज़ जो है ना वो ऐड होना, ऐड होनी भी नहीं है, और आप जो है उसको ऐड करना भी नहीं।
अभी बस ये चीज़ एक वीडियो देख लेना, इसमें जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से समझ लेना। अल्लाह ताला तुम सबको अच्छे ग्रेड से कामयाब करे और तुम सबकी मेहनत जो है ना, उसका तुम्हें भरपूर सिला मिले। आमीन। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।